नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अमूल्य शिक्षा बाई केवाई में। प्यारे दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो जो शिक्षण विधियों का परिचय था, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपने शेयर भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा। तो उसी क्रम में मैं बात करूं, आज हमारा पार्ट 2 शिक्षण विधियां, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो हमारे शिक्षण में काम आती हैं। कल हमने परिचय पढ़ा था, शिक्षण के चर पढ़ा था और कौन कौन सी प्रक्रियाएं शिक्षण की वो सब पढ़ा था। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज हम पढ़ेंगे ये 4 शिक्षण विधियां। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर एक साथ ही मैं 40-45 मिनट का वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप काट काट के देखोगे। तो छोटा छोटा करके ही हम अच्छे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। देखिए, पहली विधि हमारे पास व्याख्यान विधि, दूसरी है आगमन विधि, तीसरी है निगमन विधि और चौथी है प्रश्नावली विधि। इन चारों विधियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आगमन और निगमन विधियां हैं। इन विधियों के बिना कोई भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, इनमें हमेशा 1 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं, हमेशा आते हैं। तो कई कई बार जैसे सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी में भी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, संस्कृत या इंग्लिश में भी 2 या 3, और पर्यावरण, ईवीएस और मैथ्स में भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कई कई बार ये संख्या 7 से 8 क्वेश्चन तक पहुँच जाती है केवल आगमन और निगमन से ही। और इसके बाद प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार से हमें प्रश्न पत्र बनाना होता है, वो सब प्रश्नावली विधि में आता है। और पहली हमारी विधि है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि का सबसे पहले हम अर्थ स्पष्ट करें कि व्याख्यान विधि होती क्या है। तो देखिए, पहले जो कक्षाएं होती थी गुरुकुल वगैरह, उसमें कोई टीचर आगे गया, सारे लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, आगे टीचर आया और उन बोलना शुरू किया, कोई भी बात कहनी शुरू कर दी, छात्र उसको याद करते थे। तो जब शिक्षक स्टूडेंट्स के सामने किसी बात को पूरी तरीके से खोलकर जब पेश करता था, यानी कि उसकी व्याख्या करता था, तो वो विधि थी व्याख्यान विधि। इस विधि में क्या है कि केवल जो टीचर है उसकी इंद्रियां काम करती थी, यानी कि केवल वो बोल रहा है तो बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते थे, केवल केवल वही एक्टिव रहता था, बच्चे एक्टिव नहीं होते थे। तो ऐसे में क्या व्याख्यान विधि मनोवैज्ञानिक हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब शिक्षक की और शिक्षार्थियों की परस्पर अन्योन्य क्रिया होगी शिक्षण में, वही शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक होती है। तो मुझे नहीं लगता कि व्याख्यान विधि मनोवैज्ञानिक है, यानी कि व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो व्याख्यान विधि है, यह विधि संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल है। इसके बारे में कहा जाता है कि व्याख्यान विधि संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल है। ये चीज आप नोट कर लीजिए कि यह विधि संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल है। यानी कि संचार व्यवस्था, जैसे पहले टेलीफोन आते थे, 10 लाइन टेलीफोन के खंभों की लगी हुई है, बीच में से कोई टूट जाता था, यानी कि कोई शिक्षक है विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, 5 के समझ में आ गया, 4 के नहीं आया, तो सारे बच्चे लाभान्वित नहीं हो पाते थे। इस कारण से इसको संचार व्यवस्था का टूटा जाल कहा जाता है। इस विधि की उपयोगिता ये थी कि इसके द्वारा टीचर बोल बोल के बच्चों को समझा देते थे, जैसे पाठ्यक्रम है वो जल्दी पूरा हो जाता था। तो ऐसे में जो व्याख्यान विधि है, ये एग्जाम के लेवल से बिल्कुल काम की नहीं है। बस केवल ये चीज ध्यान रखना कि जो टूटा हुआ जाल है वो है ये। और इसके बाद जो टीचर है उसको कम काम करना पड़ता था, यानी कि परिश्रम कम करना पड़ता था, आके बोल दिए बस और कुछ नहीं। जैसे आजकल तो हो गया कि प्रैक्टिकल करवाने पड़ते हैं या कोई और चीज, खेल में भाग या और भी। तो ये विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो अब हम आगे बात करते हैं दूसरी विधि की, यानी कि अब ले लेते हैं हम प्रश्नावली विधि। ठीक है। तो प्रश्नावली विधि के बारे में आप लोग देखिए। तो दोस्तों, आगे चलते हैं हम प्रश्नावली विधि की ओर। तो प्रश्नावली विधि ऐसी विधि है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो प्रश्न होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास मौखिक प्रश्न, दूसरा हमारे पास लिखित प्रश्न।
यानी कि मौखिक प्रश्न के अंदर आते हैं कि आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। और दूसरा है लिखित प्रश्न, यानी कि लिखकर, जैसे एग्जाम होते हैं हाफ ईयरली, ईयरली, तो जो लिखित क्वेश्चन होते हैं। अब हम बात करें मौखिक प्रश्नों की। जो मौखिक प्रश्न होंगे उसे कहेंगे प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। और जो लिखित होंगे उसको हम कहेंगे प्रश्नावली विधि। इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होएगा। देखिए, मौखिक प्रश्न है उनको कहेंगे प्रश्नोत्तर विधि, लिखित होंगे उसको कहेंगे प्रश्नावली विधि। जब ये चीज़ें दोनों अलग अलग हो गई तो इनके जनक होंगे, इनके जनक भी अलग अलग होंगे। तो देखिए, मौखिक जो प्रश्न है, जो प्रश्नोत्तर विधि है, इसका जनक कौन होगा? इसका जनक होगा सुकरात, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात, और जो प्रश्नावली विधि है इनके जनक होंगे वुडवर्थ। कौन होंगे? वुडवर्थ। बिल्कुल ध्यान रखना, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन मत रखना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अगर इन दोनों के नाम आ जाएं तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी एग्जाम में आएगा नहीं, नाम आएगा तो एक ही आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, जो प्रश्नावली विधि है इसका संबंध हमारे व्यक्तित्व मापन से है। यानी कि जब हम साइकोलॉजी में व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां आएंगी। तो व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती हैं मेन रूप से, एक तो प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। यानी कि जिन विधियों के पीछे परीक्षण लग गया, जिन विधियों के पीछे परीक्षण लग गया वो तो होंगी प्रक्षेपी। जैसे हरमन रोरशा की थी, हरमन रोरशा, SAT, TAT, SCT, वो तो होंगी प्रक्षेपी। और जो अप्रक्षेपी हैं, यानी कि जो बच गई सारी, वो आएंगी अप्रक्षेपी में। तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियों से संबंधित है प्रश्नावली विधि? वो है आत्मनिष्ठ अप्रक्षेपी से, ठीक है। अप्रक्षेपी को हम निरपेक्ष विधि भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे मैं बात करूं, एक शब्द है पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। क्या? पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। तो क्वेश्चन आ जाए कि पर्सनल डाटा इन्वेंटरी किसने दिया था या किसने बनाई थी? तो वुडवर्थ है। यानी कि पर्सनल, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो विचार होते हैं उनको एक जगह संग्रहित किस व्यक्ति ने किया था? तो वो किया था वुडवर्थ ने। यह केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए थी। कैसे व्यक्तियों के लिए थी? केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए थी, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं तो देखिए प्यारे दोस्तों, दो विद्वान हुए थे, रिली और लेविस। कौन? रिली और लेविस। रिली और लेविस दो विद्वान थे। इन्होंने बताया था कि जो प्रश्नावली विधि है वो 3 प्रकार की होती है। यानी कि प्रश्नावली विधि में जो प्रश्न होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। एक तो खुली प्रश्नावली, एक बंद प्रश्नावली, और तीसरी चित्रित प्रश्नावली, ठीक है। अब बात करें खुली प्रश्नावली की, तो खुली प्रश्नावली होती क्या है? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है और किसी ने पूछा कि भाई मार्कर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि मार्कर लिखने का काम आता है, मार्कर में स्याही डलती है। मैंने ये आंसर दे दिया। दूसरा बंदा कह रहा है मार्कर काला होता है, ये होता है, मतलब उसने थोड़ा कम आंसर दिया। और तीसरा मिला, उसने मार्कर के बारे में बता दिया कि प्लास्टिक का बना होता है, वो कंपनी होती है वहाँ से बनाती है, यहाँ से प्रोडक्ट आता है, ये वो, ठीक है। तो ऐसी प्रश्नावली जिसमें आंसर की कोई प्रतिबद्धता न हो, यानी कि कोई व्यक्ति जो आंसर दे रहा है उसके ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष का बिल्कुल भी असर न पड़े, वो प्रश्नावली होगी हमारे पास खुली प्रश्नावली। अब बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली का मतलब होता है कि लिमिटेड क्वेश्चन। यानी कि किसी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है,
तो नाम बता दिया, मेरा नाम ये है, केवल एक लाइन में आंसर आ गया। या फिर 10 से 20 लाइन दे दी नीचे कि इन्हीं में ही आंसर लिखना है, तो लिमिटेड लिखेंगे। तो बंद प्रश्नावली हो गई। किसी ने पूछ लिया भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। कोई चेंज हो सकता है, इससे पूछो, उससे पूछो, कितने से पूछो, नई दिल्ली ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चित्रित प्रश्नावली की। चित्रित प्रश्नावली को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, अखबार आता है ना, उसमें 2 दिन रंगीन अखबार आते हैं। तो रंगीन अखबार आते हैं, उसमें डॉट डॉट होते हैं कि इनको मिलाकर चित्र बनाओ। तो चित्रित प्रश्नावली में छोटे बच्चों के सामने डॉट डॉट बना दिए जाते हैं, जिनको मिलाकर बच्चा पूरा करता है, वो होती है चित्रित प्रश्नावली। अब ये 3 प्रश्नावली हमारे पास हो गई। इसके बाद चौथी प्रश्नावली आई हमारे पास, मिश्रित प्रश्नावली। कौन सी? मिश्रित प्रश्नावली। और ये मिश्रित प्रश्नावली है, ये किसने बताई थी? वुडवर्थ ने। किसने बताई थी? वुडवर्थ ने। तो रिल्ली और लेविस ने कितनी प्रकार की प्रश्नावलियां बताई थी? 3 प्रकार की। वुडवर्थ ने कितनी प्रकार की बताई थी? 4 प्रकार की। भाई 3 तो ये और चौथी ये। मिश्रित का मतलब होता है कि ऐसी प्रश्नावली जिसमें एक लाइन का आंसर हो, एक शब्द का हो, बड़ा हो, लघुतरात्मक हो, अति लघुतरात्मक हो, सही गलत हो, ठीक है, रिक्त स्थान भरना हो। ये आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक ये ध्यान रखना कि रिल्ली और लेविस के अनुसार प्रश्नावली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वुडवर्थ के अनुसार 4 प्रकार की। मिश्रित रूप किसने जोड़ा? वुडवर्थ ने जोड़ा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, खुली प्रश्नावली की बात करें तो खुली प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न शामिल होंगे? निबंधात्मक प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न पहला। दूसरा है लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि इसमें निबंधात्मक में तो कोई लिमिट नहीं होती है। लघुतरात्मक में जैसे कह दिया 100 शब्दों का लिखिए। अति लघुतरात्मक इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल जो लिख रहा है ना, उसके भाव होंगे वो, कि कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके ऊपर लिखना है। अलग अलग बच्चा अलग अलग लिखेगा। तो देखिए, और अगली आती है हमारे पास बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली, इसके अंदर आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते क्या हैं? तो देखिए, हमने देखा होगा बहुविकल्पी, यानी कि किसी ने कह दिया कि भारत की राजधानी क्या है, ऑप्शन दिल्ली, जयपुर, गोवा, मुंबई। तो एक टिक करना होता है, तो बहुविकल्पी हो गया। अगला आता है एक शब्द, यानी कि केवल एक शब्द में आपसे आंसर पूछे। अगला होता है रिक्त स्थान, कि राम खालिस्तान गया, तो कहाँ गया? वो जो चीज़ आपको पता होगी वहाँ गया, तो खालिस्तान हो गया, रिक्त स्थान। मिलान प्रश्न, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। क्यों? क्योंकि देखिए, मिलान चिन्ह है ना, इनको कहते हैं समानता रूपी प्रश्न। यानी कि एक इंडेक्स इधर होती है, एक इंडेक्स इधर होती है, यानी कि जो चीज़ यहाँ लिखी होगी ना, उसका मिलान यहाँ करना होता है हमें। तो इनको कहते हैं समानता रूपी प्रश्न या समांतर रूपी मिलान प्रश्न। ठीक है, अब अगला आता है सत्य असत्य, यानी कि ये चीज़ या तो सही है या गलत है, या सही है या गलत है। तो एकांतर अनुक्रिया, यानी सही गलत अंतर हो गया एक का, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। तो सत्य असत्य या एकांतर अनुक्रिया, इन दोनों के उपनाम जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली के बारे में मैंने बता दिया है आपको। और चौथी हमारे पास थी मिश्रित, जो 10th की 12th की जो बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें सारी चीजें मिलाकर दी जाती हैं। ये भी मिला के दिए जाएंगे, ये मिला के दिए जाएंगे, और ग्राफ पेपर देते हैं, यानी कि लाइनों को मिलाना। तो वो हमारे पास हो गई। तो हमारी जो प्रश्नावली विधि है वो खत्म होती है। हमारे पास 2 शिक्षण विधियां हो गई, व्याख्यान विधि, प्रश्नावली विधि। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आगमन और निगमन विधि है
वो थोड़ी सी बड़ी हैं और आज की वीडियो में वो पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम एक शिक्षण विधि ऐसे की बात करते हैं कि जहाँ से केवल नाम में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये खोज विधि, यानी कि खोज विधि की ये नाम है, अन्वेषण विधि। ठीक है, यहाँ पर तो संधि भी है एक। और स्वयं ज्ञान विधि, यानी कि बच्चे का खुद से ज्ञान होता है, खोज विधि। अनुसंधान विधि, यानी कि किसी चीज को हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान विधि। इन सबको मिलाकर अगर हम इंग्लिश टर्म देखें तो ह्यूरिस्टिक विधि आएगा। क्या आएगा? ह्यूरिस्टिक विधि। तो इनके नाम जरूर याद रखना, इनसे काफी बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब खोज विधि ये होगी। तो खोज विधि देखने के बाद सबसे पहले हमारा काम है कि इसका जनक कौन है। तो इसका जनक है प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? प्रोफेसर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, खोज विधि में आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो शुरुआत है ना इसकी, वो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी जो मैथ है, गणित है, उस विषय में केवल। लेकिन धीरे धीरे सभी विषयों में ये आती गई। अब आजकल ये गणित में भी, पर्यावरण में भी, साइकोलॉजी में भी, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स में काम आती है। अब देखिए, जो ये खोज विधि है ना, इसका स्तर होता है, वो अधिगम का स्तर है, वो चिंतन प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? चिंतन प्रकार का। यानी कि एक बच्चा किस तरीके से चिंतन कर रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, तो इसका जो अधिगम का स्तर होगा वो चिंतन का होगा। अब हमारे पास जो स्तर है ना, ये स्तर होते हैं 3 प्रकार के। पहला स्तर होता है चिंतन, यानी कि चिंतन, इसके अंदर न आया हुआ है, तो इसकी खोज की थी हंट ने। इस न से ध्यान रखना, चिंतन, हंट। और अगला है बोध। बोध है, इसकी की थी मॉरिसन ने। बोध स्तर की खोज की थी मॉरिसन ने। और स्मरण, तीसरा है स्मरण। इसका अभी नाम थोड़ा ध्यान नहीं है, बता दूंगा। देखिए, 3 प्रकार के हमारे पास स्तर हो गए, चिंतन स्तर, बोध स्तर और स्मरण स्तर। ठीक है, अब एक परिभाषा आती है इस जो विधि है इसकी, कि हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा चीजों को खोज सकें। यानी कि जितना हम बालकों को कम बताएंगे, जितना कम बताएंगे, वो उतना ही ज्यादा खोज कर सकें। अगर सारी चीज बता दी तो करेंगे क्या? यानी कि इस विधि में एक जो अध्यापक की जो भूमिका होती है, अध्यापक की भूमिका नोट कर लेना, केवल गाइड की होती है। यानी कि जो गाइड होता है केवल गाइड करता है कि भाई इधर मत जाना, ये करना, वो करना, बस, ज्यादा नहीं होती, केवल गाइड के रूप में होती है। यानी कि इस विधि में बच्चा खुद करता है, खुद करके सीखता है, तभी तो उसमें चिंतन स्तर की वृद्धि होगी। ठीक है, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अब हम बात करें अन्वेषण की, यानी खोज विधि का नाम था अन्वेषण विधि। अन्वेषण का मतलब होता है कि बालक किसी चीज को खुद कर रहा है या उसके करने के लिए वह प्रयासरत है। ठीक है, खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है, तो वो विधि हमारी हो जाएगी खोज विधि। ठीक है, अगर कोई बच्चा छोटी चीजें कर रहा है तो अन्वेषण विधि होगी, लेकिन अगर बड़े स्तर पर करना चाहता है तो उसे हम कहते हैं अनुसंधान। क्या कहते हैं? अनुसंधान। तो अब आगे देखिए अनुसंधान क्या होता है। दोस्तों देखिए, अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, यानी कि कोई भी खोज हम करते हैं वो छोटे पैमाने पर रहती है तो अन्वेषण हो गया। अगर वो बड़े पैमाने तक चली जाती है तो उसे हम कहते हैं अनुसंधान। अब हमारे पास अनुसंधान 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मौलिक अनुसंधान और दूसरा होता है क्रियात्मक अनुसंधान। पहले हम बात करें मौलिक अनुसंधान की, तो मौलिक अनुसंधान होता है कि जीवन के क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी कि कोई चीज जो हम आसपास में देख रहे हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है,
उनसे संबंधित जो अनुसंधान होगा वो होगा मौलिक अनुसंधान। जैसे ताजमहल है, ताजमहल की इमारत पर पीलेपन का अध्ययन, ठीक है, ये हो गया मौलिक अनुसंधान। अब आता है क्रियात्मक अनुसंधान। साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन हमेशा आता है इससे, क्रियात्मक अनुसंधान से। तो क्रियात्मक अनुसंधान स्टीफन एम कोरे, क्रियात्मक अनुसंधान किसने दिया था? स्टीफन एम कोरे के द्वारा, यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि विद्यालय कोई प्रांगण है, उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनके जो खोज होती है, उनको करने के विभिन्न पहलू होते हैं, उन पहलू को कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है ये होता है जीवन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, ठीक है। हमने अनुसंधान पढ़ लिया, यहाँ पे हमारी जो खोज विधि है, अन्वेषण विधि है, स्वयं करना, ह्यूरिस्टिक विधि है, वो खत्म होती है। तो प्यारे दोस्तों, अब जो खोज विधि है, इसकी कुछ कमियां हैं हमारे पास। पहली कमी क्या है? मान लो अगर बच्चा कर रहा है किसी काम को और करने में असफल हो गया, तो वो क्या करेगा? तो अगर बच्चा करने में असफल हो गया तो ये इसकी कमी हो गई, ठीक है। और दूसरी बात करें, कोई बच्चा मंदबुद्धि है, मान लो मंदबुद्धि है, तो वो किसी चीज को खोज कैसे करेगा? विद्यार्थी केवल उसकी गाइड तक रहने में मदद नहीं कर सकता, उसको और ज्यादा अंदर तक जाना होगा, ठीक है। और छोटी कक्षाओं का बच्चा है कोई, मान लो दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो वो उस चीज के स्तर को समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे खोजूं मैं, उसको खोज का वास्तविक अर्थ नहीं पता, तो छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। लेकिन खोज विधि है वो मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, क्योंकि इसमें अध्यापक और जो बच्चा होता है उसके बीच जो समन्वय क्रिया है वो होती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की 3 शिक्षण विधियां पूरी हुई। अगर किसी भाई को पढ़ना है, किसी बहन को पढ़ना है, तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखिए, जो इनकी PDF है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे पास मैसेज करके जो पढ़ेगा उसको ही मिलेगा, ठीक है। इनकी PDF मैं उनके पास भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।